Assalamualaikum. In this video, we are going to discuss main issues of translation studies. This is chapter 1 from the reference book Introducing Translation Studies, Theories and Application by Jeremy Monday. And, and the outline of the video is as chapter name is Main Issues of Translation Studies. And further, we are going to discuss the concept of translation, what is translation studies, a brief history of discipline, their homes, theory map, and then last development since the 1970s. Okay, let's discuss first of all the concept of translation. The term translation itself has several meanings. It can refer to the general subject field, the product, the text that has been translated, or the process, the act of producing the translation. So, if we analyze the term translation, अगर हम ट्रांसलेशन को एनालाइज करें तो ये जैसे हम टर्म का नाम दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसके कई मीनिंग्स हैं, इसके कई मीनिंग्स होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे एक जनरल सब्जेक्ट फील्ड के तौर पे भी ले सकते हैं कि जनरली जैसे हमने ट्रांसलेट करना एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में. हम इसे प्रोडक्ट भी कह रहे हैं कि इसको हम प्रोडक्ट के मीनिंग में भी लेते हैं. प्रोडक्ट क्या होगा? वो टेक्स्ट होगा से हमने ट्रांसलेट करना है, जिस लैंग्वेज से हमने ट्रांसलेट करना है दूसरी लैंग्वेज में. तो इसके मीनिंग में हम प्रोसेस भी ले सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करते हैं. द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस मीन वी एनालाइज वोकेबलरी, हम वोकेबलरी एनालाइज करते हैं, हम ग्रामर स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं. देन हम जो है वो जाके टेंस देखते हैं कि किस टेंस का है. तो ये सारा जो एनालाइजेशन है, ये वो इसे हम प्रोसेस का नाम दे रहे हैं. तो वो ये जो है वो ट्रांसलेशन कहलाएगी. The process of translation between two different written languages involves the translator changing an original text. अब हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का वो किसके दरमियान है? दो मुख्तलिफ लिखी हुई ज़बानों के दरमियान. और वो क्या करता है ट्रांसलेटर, ठीक है, जो है वो कैसे करता है? दो लिखी हुई ज़बानों को, ठीक है, चेंज करते हुए ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी कि जिस लैंग्वेज से हमने जो है वो ट्रांसलेट करना है उसे ओरिजिनल टेक्स्ट कहा जा रहा है, जिसे हम लिंग्विस्टिक टर्म में द सोर्स टेक्स्ट कह रहे हैं. इन द ओरिजिनल वर्बल लैंग्वेज द सोर्स लैंग्वेज और एसएल इनटू अ रिटन टेक्स्ट द टारगेट टेक्स्ट. तो हमने जो लैंग्वेज है, ठीक है, ट्रांसलेटर क्या कहता है? जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को हमने ट्रांसलेट करना है वो हमारे पास होगी सोर्स लैंग्वेज. और जिस लैंग्वेज में हमने ट्रांसलेट करना है, जैसे उर्दू है, उर्दू हमारी सोर्स लैंग्वेज होगी और उर्दू का कोई पैराग्राफ अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी टारगेट लैंग्वेज कहलाएगी इन अ डिफरेंट वर्बल लैंग्वेज. कि एक ओरिजिनल वर्बल लैंग्वेज से हमने क्या किया? एक डिफरेंट वर्बल लैंग्वेज में उसको चेंज कर दिया. तो जब हम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो इस टाइप को जो है वो कहा जा रहा है कि वो इंटरलिंग्वल ट्रांसलेशन होती है. कि इंटरलिंग्वल ट्रांसलेशन हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करते हैं. And there are three categories of translation described by the Russo-American structuralist Roman Jakobson in his seminal paper. And the paper name is On Linguistic Aspects of Translation. So हम जब कह रहे हैं कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करते हैं तो इस टाइप को इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन कहा गया है. और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे तीन कैटेगरीज ट्रांसलेशन की, जो हमें किसने जो है वो बताई हैं. एक रूसो है, अमेरिकन स्ट्रक्चरलिस्ट है, ठीक है, रोमन जैकबसन. ये जो है वो 20वीं सदी का एक बहुत बड़ा लिंग्विस्ट था जिसने सिमेंटिक्स, सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी में रेवोल्यूशनरी टेक्निक्स जो है वो डेवलप की हैं. तो इसका एक पेपर था ऑन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन. उसमें जो है इसने ट्रांसलेशन की 3 कैटेगरीज जो है वो बताई हैं.
पहली जो कैटेगरी है दैट इज इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन. इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन मीन रीवर्डिंग. रीवर्डिंग जब किसी और की आइडिया को, किसी थॉट को अपने लफ्ज़ों में बयान किया जाए सेम लैंग्वेज में. लैंग्वेज यानी कि हमने कोई इंग्लिश का कोई लेसन पढ़ा, उसको अपने वर्ड्स में जब हम चेंज कर देंगे तो वो जो है वो इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन होगी. हमने रीवर्डिंग उस आइडिया को, उस थॉट को रीवर्ड कर दिया अपने वर्ड्स में. So, rewording or paraphrasing, an interpretation of verbal signs by means of other signs of the same language. कि हमने इंटरप्रेट किया उसको, हमने आइडिया लगाया कि ये हमारे पास एक लेसन है, उसको हमने समराइज़ करना है. हम समराइज़ भी कह सकते हैं कि हमने समराइज़ करना है, हमने इंटरप्रेट करके समराइज़ करना है कि ये सारा लेसन हम इतनी लाइन्स में इसे समराइज़ कर सकते हैं सेम लैंग्वेज में. हम पैराफ्रेजिंग भी कह रहे हैं. अगर हम एक ही ज़ुबान में इंग्लिश से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो वो हमारे पास इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन होगी. सो सेकेंड कैटेगरी आती है हमारे पास इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन. इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन कौन सी ट्रांसलेशन है? ऐसे प्रॉपर ट्रांसलेशन कहा जा रहा है. एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस इनटू अनदर लैंग्वेज. इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस इनटू अनदर लैंग्वेज की हम जो इंटरप्रेट करते हैं, जो एनालाइज करते हैं वर्बल साइंस को, हम जो राइट करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इनटू अनदर लैंग्वेज, वो हमारे पास इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन होगी. ये अगर हम सेम लैंग्वेज में इंग्लिश अगर हम जो है वो चेंज कर रहे हैं, समराइज़ कर रहे हैं, पैराफ्रेज कर रहे हैं, तो वो इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन होगी. इंटरलिंगुअल में अगर आप उर्दू का पैराग्राफ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो, आप पंजाबी का पैराग्राफ उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हो, आप इंग्लिश का पैराग्राफ उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हो, तो दैट वुड बी कॉल्ड इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन. एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, एक सोर्स लैंग्वेज होगी और एक हमारे पास होगी टारगेट लैंग्वेज. अच्छा, अब हमारे पास आती है थर्ड कैटेगरी इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन. इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन, ठीक है, ऐसी जो है वो ट्रांसलेशन है जिसमें किसी साइन के ज़रिए किसी इमेज या आइडिया का जो है वो तर्जमा किया जाता है. जैसे इन इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस बाय मीन्स ऑफ साइंस ऑफ नॉन वर्बल साइन सिस्टम. यहाँ पे नॉन वर्बल साइन सिस्टम हमारे पास, ठीक है, ऐसा सिस्टम आ जाएगा, ऐसी कम्युनिकेशन आएगी जिसमें बिना कहे जो है, ठीक है, इंटरप्रेट किया जाता है. इसकी सिंपल एग्जांपल जो है वो आप ले लें कि जो मीम्स होती हैं, मीम्स में वर्ड्स नहीं होते, जस्ट पिक्चर के थ्रू जो है वो राइटर अपना आइडिया कन्वे करता है, तो आप फ़ौरन वो आइडिया गेस कर लेते हो. तो साइंस के थ्रू जो है, विदाउट लैंग्वेज, साइंस के थ्रू जो है वो ट्रांसलेशन, वो आइडियाज़ या थॉट जो है वो कन्वे किया जाता है, तो वो जो है हमारे पास इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन कहलाई जाती है. सेमियोटिक का सिंपली आपने याद रखना है कि सेमियोटिक इज़ रिलेटेड टू साइंस सिस्टम. जैसे हम व्हाट्सएप का, फेसबुक का लोगो, इंस्टाग्राम का लोगो समझते ही हम जो है देखते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक है, ये व्हाट्सएप है. तो दिस वुड बी कॉल्ड एज इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन. हम अपनी डेली रूटीन में हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं डिफरेंट वर्ड्स की, डिफरेंट सेंटेंसेस की, तो वो भी हमारा जो है वो पार्ट है ट्रांसलेशन का. हम अनकॉन्शियसली ट्रांसलेट कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में. So if we discuss what is the origin of translation studies, so in this throughout the history, written and spoken translations have played a crucial role in interhuman communication, not least in providing access to important texts for scholarship and religious purposes. Throughout the history, अगर हम पूरी तारीख में देखें, ठीक है, अब देखें वो ट्रांसलेशन चाहे रिटन हो या फिर स्पोकन हो, तो ट्रांसलेशन ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ह्यूमन कम्युनिकेशन में. क्योंकि इंसान को हमेशा ज़रूरत है ट्रांसलेशन की, चाहे वो पर्पस ट्रेड हो या फिर महज गुफ्तगू हो या कोई रिलीजियस पर्पस हो, हर तरह से जो है वो इंसान को ज़रूरत रही है ट्रांसलेशन की. तो इस ट्रांसलेशन ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है
ह्यूमन कम्युनिकेशन में। लेकिन अगर हम बात करें स्कॉलरशिप और रिलीजियस पर्पसेस की, तो इसमें इसका जो है इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। Yet the study of translation as an academic subject has only really begun in the past 60 years. In the English-speaking world, this discipline is now generally known as translation studies. अगर हम बात करें कि ये जो स्टडी है ट्रांसलेशन की, ये एकेडमिक सब्जेक्ट में कब चेंज हुई? ये कोई पिछले 60 सालों में चेंज हुई है। इससे पहले इसे एकेडमिक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ाया जाता था। तो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड्स में इस मतलब अगर हम इंग्लिश की बात करें, हम लिंग्विस्टिक टर्म की बात करें, ठीक है, इस डिसिप्लिन को अब किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसलेशन स्टडी के नाम से जाना जाता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है। ट्रांसलेशन LATION है ट्रांसलेशन। ये 1 2 3 4 वर्ड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, तो वो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो ये एकेडमिक फील्ड नहीं थी पहले। ये स्टडी ऑफ ट्रांसलेशन से जनरली स्टडी किया जाता था बस फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन पिछले 60 सालों में, ठीक है, अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड में कहें कि ये जब जो है वो एक पूरा एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, पूरी एक फील्ड इंट्रोड्यूस हुई, तो इस फील्ड को, इस डिसिप्लिन को ट्रांसलेशन स्टडीज़ कहा जा रहा है। यहाँ पे हम ट्रांसलेशन बात नहीं कर रहे, ट्रांसलेशन स्टडीज़, यानी कि हम बात करेंगे कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इसका स्टार्ट हुआ, इसकी थेरीज़ क्या क्या हैं और इसको अप्लाई कैसे किया गया। So the term translation studies was coined by Dutch-based US scholar जेम्स एस होम्स। सो ये जो टर्म हमारे पास आई, इसे हमने भी कहा कि ये ट्रांसलेशन स्टडीज़ है। इस डिसिप्लिन को हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ कह रहे हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन स्टडी है, इस ये जो है वो टर्म चूज़ किसने की, किस के नाम से जानी जाती है? तो ये हमारे जो है वो डच बेस्ड स्कॉलर हैं। डच बेस्ड ये भी जो है एक तरह की इंग्लिश है, मतलब वो जो आइलैंड वाली साइड पे बोली जाती है, ठीक है, उसको डच इंग्लिश बोली जाती जो है वो बोली जाती है। तो ये डच जो है डच बेस्ड हैं वो, और बाद में फिर जो है वो US शिफ्ट हो गए। तो जेम्स होम्स ने जो है वो अपना एक पेपर प्रेजेंट किया था 1972 में, ठीक है। उसमें उन्होंने जो है ये टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। उसमें उन्होंने इस जो है इमर्जिंग फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसमें जो है वो होम्स जो है वो बताते हैं, Holmes describes nascent discipline as being concerned with the complex of problems clustered around the phenomenon of translating and translations. अब 1972 में होम्स क्या करते हैं? ट्रांसलेशन स्टडीज़ की बुनियाद रखती हैं। 1972 में यहाँ पे नेसेंट मीन्स जो है कि होम्स ने एक उभरते हुए डिसिप्लिन की या फील्ड की बात की है। नेसेंट मीन इमर्जिंग डिसिप्लिन, एज बीइंग कंसर्न, ठीक है। अब जो है ये डिसिप्लिन किससे कंसर्न था, यानी कि किससे रिलेटेड था? इसमें डिस्कस किया गया जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांसलेटिंग को एंड ट्रांसलेशंस को। यहाँ पे हम जो है वो ट्रांसलेटिंग उस पर्पस को कह रहे हैं, सॉरी इस प्रोसेस को कह रहे हैं जो एक ट्रांसलेटर फेस करता है वोकैबुलरी को लेके, पार्ट ऑफ स्पीच को लेके, ठीक है। और ट्रांसलेशन सिंपली कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेशन। तो इन दोनों इश्यूज़ को, इन दोनों प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए इस फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाया गया। By 1988, Mary Snell Hornby, in the first edition of her translation studies and integrated approach, was writing that the demand that translation studies should be viewed as an independent. अब यहाँ पे मैरी स्नेल हॉर्नबे की अगर हम बात करें, तो इनका जो फर्स्ट एडिशन था, इनका जो फर्स्ट पेपर था ट्रांसलेशन स्टडी का,
ठीक है, उसका नाम था इंटीग्रेटेड अप्रोच। उसमें वो क्या लिखती हैं कि जो एक डिमांड है, वो एक डिमांड बढ़ रही है ट्रांसलेशन स्टडीज़ को लेकर, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट करना चाहिए। ये स्नेल हॉर्नबी जो है वो 1988 में जो है वो लिखती हैं अपने एक पेपर में। स्नेल हॉर्नबी जो है वो एक बहुत बड़ी ट्रांसलेटर थी जिन्हें कई ज़ुबानें आती थी, और जो है उन्होंने बहुत सारी जो है वो ट्रांसलेशंस की थी। फ्रेंच उन्हें आती थी, उन्हें इटालियन आती थी। तो जितने भी ट्रांसलेटर थे वो ट्रांसलेशन स्टडीज़ को एक इंडिपेंडेंट फील्ड के तौर पे देखना चाहते थे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट फील्ड जैसे लिंग्विस्टिक की हर फील्ड अलग है, सिंटैक्टिक है, सिमेंटिक है, मॉर्फोलॉजी है, हम जो है वो फोनोलॉजी अलग से पढ़ते हैं। सेम लाइक ट्रांसलेशन स्टडीज़ को भी एक इंडिपेंडेंट जो है फील्ड के तौर पे लिया गया। जैसे हम सिमेंटिक्स अलग पढ़ते हैं, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की अलग पढ़ते हैं, पूरा एक सब्जेक्ट है, एक फील्ड है पूरी। कि इसी तरह ट्रांसलेशन स्टडीज़ को उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ की भी एक अलग जो है वो फील्ड होनी चाहिए। So if we talk about brief history of the discipline we are talking about translation studies. The practice of translation was discussed by Cicero and Horace, 1st century BCE, and S.G. Jerome, 4th century CE. Their writing were to exert an important influence up until the 20th century. अगर हम बात करें, ठीक है, ट्रांसलेशन की, कि हमें ट्रांसलेशन के जो फीचर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन एकदम से ये फील्ड हमारे पास आ गई, या पहले भी ऐसे कुछ ट्रांसलेटर्स थे जिन्होंने ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन की जो प्रैक्टिस थी, यानी कि पहले भी ट्रांसलेशन जो डिस्कस की गई वो सिसेरो एंड होरेस ने की 1st सेंचुरी में, ठीक है, और देन S.G. जेरोम ने की 4th सेंचुरी में। और उनकी राइटिंग्स जो थी वो इतनी इम्पॉर्टेंट थी, यानी कि ऐसा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया कि वो अब तक 19th सेंचुरी तक मौजूद है। The study of the field developed into an academic discipline only in the second half of the 20th century. अब वैसे तो पिछले 60 सालों से ये जो है वो ट्रांसलेशन का चल रहा था, लेकिन इतना डोमिनेंट नहीं था, इतना रिकग्नाइजिंग नहीं था, लोग इसको इतना पहचानते नहीं थे। तो जो स्टडी है इस फील्ड की एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट, ठीक है, वो कब चेंज हुई है, 20th सेंचुरी के, यानी कि 20वीं सदी के निस्फ हिस्से में जो है वो शुरू होती है। बिफोर दैट ट्रांसलेशन हैड नॉर्मली बीन मेयरली एन एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड मॉडर्न लैंग्वेज कोर्सेज। इससे पहले, ठीक है, इसे एकेडमिक कोर्स के तौर पे नहीं लिया जाता था। ट्रांसलेशन सिंपली आम तौर पे महज जो है वो लैंग्वेज लर्निंग के लिए, ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज में जस्ट लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। From the late 19th century to the 1960s, language learning in secondary school in many countries has come to be dominated by what was known as grammar translation method. अगर हम लेट 18th सेंचुरी की बात करें, ठीक है, लेट इन 18th सेंचुरी से 1960 यानी कि 20वीं सदी तक, तो लैंग्वेज लर्निंग जो थी सेकेंडरी स्कूल्स में जो है उसमें जो है वो एक मेथड जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था। 18th सेंचुरी से लेकर 20वीं सदी के निस्फ हिस्से तक 1960 तक एक मेथड बहुत ज़्यादा फेमस था जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के नाम से जाना जाता था। अभी मेथड क्या था, ये मेथड जो है वो यूज़ किया जाता था क्लासिकल लैटिन एंड ग्रीक को सिखाने के लिए। This method, which was applied to classical Latin and Greek and then to modern foreign languages, centered on the root study of the grammatical rules and structures of the foreign language. अब जो ये मेथड था, ठीक है, ये अप्लाई किया जाता था किस लिए, लैटिन सीखने के लिए,
ग्रीक सीखने के लिए, और यही सेम मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जिसे हम क्लासिकल जो है वो मेथड भी कहते हैं, ये सेम लैंग्वेज जो है वो फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने के लिए इस्तेमाल किया। कि जैसे हम ये मेथड के थ्रू हम ग्रीक और लैटिन सीख रहे हैं, हम जितने भी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो चाइनीज़ है, चाहे वो स्पेनिश है, चाहे वो इंग्लिश है, ठीक है, हम इसी मेथड के थ्रू सीखेंगे, इसी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू। सो सेंटर ऑन द रूट स्टडी ऑफ द ग्रामेटिकल रूल्स। अब क्या था कि ग्रामेटिकल रूल्स सीखे गए और स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन लैंग्वेजेस। ग्रामेटिकल रूल्स के पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, कहाँ कौन सा टेंस यूज़ होना है, और स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, वो जो है वो सिखाया जाता। अब फिर क्या किया जाता, इन रूल्स को प्रैक्टिस किया जाता। कि जैसे आपने अपनी मैट्रिक में क्या किया होगा, ये आपकी 9th-10th की बुक क्योंकि जिसमें ट्रांसलेट करना है आपने उर्दू से इंग्लिश में, तो उसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेस की गई हैं। अब वो जब रूल सिखाए जाते हैं, जब टेंसेस पढ़ाए जाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए जाते, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड पैसिव वॉइस, तो उनको प्रैक्टिस करवाया जाता था और टेस्ट किया जाता था, एंड टेस्टेड बाय द ट्रांसलेशन ऑफ अ सीरीज ऑफ यूजुअली अनकनेक्टेड एंड आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड sentences exemplifying the structure being studied। तो यहाँ पे ठीक है, ये रूल्स जो ग्रामेटिकल रूल्स थे, टेंसेस थे, उनको प्रैक्टिस करवाया जाता था एक्सरसाइजेस के थ्रू, और टेक्स्ट किया जाता था बाय द ट्रांसलेशन ऑफ अ सीरीज ऑफ यूजुअली अनकनेक्टेड। सीरीज ऑफ यूजुअली अनकनेक्टेड के आम तौर पर, ठीक है, जो एक्सरसाइज होती थी, ठीक है, वो जैसे यहाँ पे बात हो रही है अ सीरीज ऑफ, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किया, तो वो एक पूरी एक सीरीज चल रही है। अब वो अनकनेक्टेड सेंटेंसेस क्या होंगे, अनकनेक्टेड एंड आर्टिफिशियल। एक तो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ अपनी, आप उसको ट्रांसलेट करो। यहाँ पे अनकनेक्टेड और आर्टिफिशियल क्या होगा कि आपने जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें बेरब्त जुमले हैं, जैसे अली स्कूल जाता है, मम्मा खाना बनाती हैं, तो आयशा जो है वो इंग्लिश का सबक याद करती है। तो ये अनकनेक्टेड सेंटेंसेस हैं, आर्टिफिशियल हैं, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट किए हैं, नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो एन अप्रोच दैट परसिस्ट इवन नाउअडेज इन सर्टेन कंट्रीज एंड कॉन्टेक्स्ट। और अभी भी ये जो अप्रोच है, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की अप्रोच है, ये अभी भी, ठीक है, मखसूस कंट्रीज में जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। So, in the USA, literary translation was promoted in universities in the 1960s by the translation work concept। 1960 में यूएसए में एक ट्रांसलेशन वर्कशॉप के नाम से एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें जो है वो ट्रांसलेटर होते थे, पोइट्स होते थे, और वो क्या करते थे, जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते थे, ठीक है, उनको क्या करते थे, जो लिटरेरी पीस है, यानी कि पोइम हो गया, ड्रामा हो गया, नावल हो गया, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो ट्रांसलेशन करवाते थे, वो अपनी लैंग्वेज में कनेक्ट करवाते थे। तो 1960 से, ठीक है, वर्कशॉप कॉन्सेप्ट जिसे लिटरेरी ट्रांसलेशन का नाम दिया गया। ये लिटरेरी ट्रांसलेशन यानी कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो लिटरेचर के पीस ऑफ लिटरेचर के जो है वो ट्रांसलेशन करते थे। अब लिटरेरी ट्रांसलेशन में हमारे पास पोइम का आ गया, जैसे हम एनालाइज कर रहे होते हैं, हम उसको जो है वो तर्जमा कर रहे होते हैं, तो वो लिटरेरी ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज से हम उर्दू लैंग्वेज में, जैसे आजकल आपको बहुत सारी गाइड बुक मिल जाती हैं उर्दू में, इंग्लिश की ट्रांसलेट की भी, तो सेम लाइक इसी तरह जो है वो 1960 में लिटरेरी ट्रांसलेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। The more systematic and more linguistic oriented approach to the study of translation began to emerge in the 1950s and 1960s। अब अगर हम बात करें कि पहले तो ऐसे ही चल रहा था, थ्योरी चल रही थी, आ रहा था कि ये है, लेकिन अगर हम बात करें कि सिस्टमेटिक एक चीज़ जो है वो ऑर्डर में आ गई कि पहले ये हुआ, फिर ये करना है, फिर ये करना है,
और लिंग्विस्टिक ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो कब स्टार्ट होना शुरू हुई उभरना 1950 से 1960 के दरमियान। अब यहाँ पे डिफरेंट जो है वो क्लासिकल एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है लैंग्वेज स्टडीज़ को ट्रांसलेशन स्टडीज़ को डेवलप करने में। सबसे पहले है जीन पॉल बिने एंड जीन डरबेलेंट, जिन्होंने 1958 में एक कंट्रास्टिक अप्रोच जो है वो इंट्रोड्यूस की और उन्होंने कैटेगराइज किया कि वो क्या देखते हैं ट्रांसलेशन में, फ्रेंच और इंग्लिश की जो है कैटेगराइजेशन की कि ट्रांसलेशन कैसी होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं अल्फ्रेड मेलब्लैंक, और उन्होंने भी यही किया 1963 में। सेम उन्होंने फ्रेंच और जर्मन की ट्रांसलेशन कैसे जो है वो क्या प्रोसेस है। थर्ड हमारे पास आ जाता है जॉर्जेस मेयोनेन 1963 में। इन्होंने एग्जामिन की लिंग्विस्टिक इश्यूज, ट्रांसलेशन की लिंग्विस्टिक इश्यूज को जो है वो डिस्कस किया। लिंग्विस्टिक इश्यूज क्या होंगे हमारे पास, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी और वोकेबलरी, मॉर्फोलॉजी, वर्ड कैसे फॉर्म करना है, सेंटेंस कैसे बनाना है। देन हमारे पास यूजीन निदा जो है 1964 में हमारे पास आते हैं, जिन्होंने जो चॉम्स्की के उस वक्त जनरेटिव ग्रामर को जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था। उसको उन्होंने अपना जो है वो एक बेस बनाई अपनी ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम जो है अगर हम बात करें कि जो वर्ड जो है साइंटिफिक अप्रोच है, दिस मोर scientific approach in many ways begin to mark out the territory of the academic investigation of translation. The word science was used by Nida in the title of his 1964 book, Towards the Science of Translating. तो ये वर्ड जो साइंटिफिक है, ठीक है, ये सबसे पहले जो है निदा जो है उन्होंने अपने टाइटल में यूज़ किया था 1964 में, टुवर्ड अ साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग। कि अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की साइंस की, ये साइंटिफिक है या नहीं, तो ये वर्ड ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले साइंस का वर्ड जो यूज़ किया था वो निदा ने यूज़ किया था, यूजीन निदा ने यूज़ किया था 1964 में।